Good morning, student. Welcome to my class. Today we will study the second poem of class 10, Fire and Ice. This is composed by Robert Frost and it's a very important poem. Most of the questions are asked in the examination from this poem. So let us start this poem. The author is the poet is saying here. This poem is written in after 1920 and after the First World War. So the effect of First World War. What was the result of First World War? The poet was affected by that. So he has written. He had composed this poem. So let us start this poem. Some says the world will end in fire. Now here, our poet Robert Frost is saying, some says, means after the World War, and we will just ask we are just talking about the in a general sense. यहाँ पे कुछ जो लोग हैं, कुछ लोगों का जो लोगों का ओपिनियन है, जो हमारे पीपल्स का ओपिनियन है, वहाँ उस ओपिनियन को हमारे पोएट ने इस पोएम में दिया हुआ है. सम सेज द वर्ल्ड विल एंड इन फायर. यहाँ पे जो फायर वर्ड है आपका, ये डिज़ायर को शो करता है. वो फियरी डिज़ायर जिसके कारण लोग बहुत से अनफेयर वर्क भी करते हैं. वो डिज़ायर जिसके कारण कई बार कई सारे वॉर्स बैटल्स भी हमारे वर्ल्ड में हुए हैं. तो इसी फायर को उन्होंने जो है एज अ सिंबल यूज़ किया है. डिज़ायर का सिंबल यूज़ किया हुआ है उन्होंने, फायर को लिया हुआ है. नाउ हियर ही सेड दैट सम सेज द वर्ल्ड विल एंड इन फायर. कुछ लोगों का मानना है, कुछ लोग मानते हैं कि कुछ लोगों का कहना ये है कि वर्ल्ड जो है उसका अंत होगा. द वर्ल्ड विल बी डिक्लाइन, द वर्ल्ड विल बी डिस्ट्रॉयड बाय द फायर, बाय द डिज़ायर्स. लोगों का जो डिज़ायर है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, इतना ज़्यादा फियरी हो जाएगा, इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा कि वो कुछ भी जो ह्यूमन वेलफेयर को नहीं देखेगा और ऐसे एक्ट करेगा कि ये जो वर्ल्ड है वो उसके डिक्लाइन की ओर बढ़ने लगेगा. सम सेज इन आइस. और कुछ लोगों का मानना है कि हमारे जो वर्ल्ड का एंड है ये आइस से होगा. मतलब कि एक तो यहाँ पे सिंबल लिया है, लिटरली हम लेते हैं तो यहाँ पे एक सिंबल दिया है कि जब अर्थ की कोर का टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा कि यहाँ पे जो लाइफ है, वर्ल्ड में जो लाइफ है वो सरवाइव ही नहीं कर पाएगी, उसको पूरी तरह से वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी. और कुछ का कहना है यहाँ पे सम सेज इन फायर. कुछ लोगों का मानना है कि जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इतना ज़्यादा गिर जाएगा कि सब जगह आइस ही आइस हो जाएगी और फिर हमारे यहाँ पे लाइफ जो है वो सर्वाइवल नहीं हो पाएगा. तो पहला हमारी लाइन ये पहले जो यहाँ पे हमारे पोएट ने लोगों के दो ग्रुप का ओपिनियन जो है वो लिया है, जिसमें पहला ग्रुप मानता है कि जो वर्ल्ड है वो फायर के कारण उसका जो है वो डिक्लाइन होगा, बस डिस्ट्रॉय होगा. दूसरा ग्रुप मानता है कि जो वर्ल्ड है वो आइस के कारण या हेट्रेड के कारण. यहाँ पे आइस को इन्होंने हेट्रेड से को सिम्बलाइज किया है, हेट्रेड को, कि लोगों के बीच में हेट्रेड इतना बढ़ जाएगा कि वो एक दूसरे का जो वेलफेयर है कभी नहीं सोचेंगे और एक दूसरे को नुकसान पहुँचाएंगे, जिससे जो अर्थ है हमारी, इस पे जो ह्यूमैनिटी है वो बिल्कुल भी नहीं रह पाएगी. नाउ हियर यहाँ पे आप देख रहे हैं ये दो लाइंस दोनों ही कंट्रास्ट शो कर रहा है. एंटीथेसिस यहाँ पे भी दिया हुआ है कि दोनों अपोजिट कंडीशंस को शो कर रहा है. कि कुछ का कहना है कि वर्ल्ड जो है वो फायर के कारण ख़त्म हो जाएगा, कुछ कह रहे हैं कि वर्ल्ड जो है आइस के कारण ख़त्म होगा. फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर. अब यहाँ पे पोएट जो है अपना ओपिनियन रख रहा है. फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, कि जितना मैंने डिज़ायर को टेस्ट किया है, मैं जितना फियरी डिज़ायर्स को जानता हूँ, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. तो मैं उन लोगों से एग्री करता हूँ जो कि फायर को जो है रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं, जो फायर को या डिज़ायर को रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं वर्ल्ड के एंड के लिए. तो यहाँ पे पोएट कहता है कि मैं उन लोगों के साथ जो है, मेरा ओपिनियन भी ये है कि जो हमारे पृथ्वी का एंड है, जो हमारे वर्ल्ड का, हमारे अर्थ का जो एंड है वो फायर्स के कारण होगा, लोगों के डिज़ायर की जो फियरी डिज़ायर्स हैं उसके कारण होगा. बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस. लेकिन अगर पृथ्वी को, अगर हमारे अर्थ को दो बार नष्ट होना हुआ, ये दो बार डिस्ट्रॉय हुई अर्थ, तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ फायर. तो मैं सोचता हूँ जो हेट्रेड है,
जो हेट्रेड है जिसे हमने आइस से सिम्बलाइज किया है वो भी पर्याप्त कारण बनेगी इसका टू नो दैट फॉर डिस्ट्रक्शन, क्योंकि मैं ये जानता हूँ फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस, की डिस्ट्रक्शन के विनाश का कारण जो है, विनाश के लिए हमारी आइस भी एक महान और एक सफिशिएंट कारण बनेगी। और यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है कि जब वर्ल्ड का जो है हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इतना डाउन हो जाएगा कि पूरी जगह बर्फ़ हो जाएगी, तो यहाँ पर किसी तरह से कोई भी सर्वाइवल नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो पोएट है वो पहले तो यहाँ पे वो दोनों पे ही एग्री करता है कि वर्ल्ड का एंड हमारे फायर के थ्रू भी हो सकता है और हमारे आइस के थ्रू भी हो सकता है। मतलब कि लोगों की इच्छाएं, जो डिज़ायर्स हैं, वो भी हमारे वर्ल्ड के एंड का कारण बन सकती हैं। और जो उनका उसकी हेट्रेड है, क्योंकि हेट्रेड होगा तो लोग जो है वो ह्यूमैनिटी के बारे में नहीं सोचेंगे, वो दूसरों लोगों के बारे में नहीं सोचेंगे, वो सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे और किसी न किसी तरह से दूसरों को नुकसान पहुँचाएंगे। तो यहाँ पे हमारा जो पोएट है वो कहना चाहता है कि अगर हमारी पृथ्वी का अंत होता है या कोई हमारी पृथ्वी का डिस्ट्रॉय होता है या डिस्ट्रक्शन होता है, तो उसका उन दोनों का कारण ये डिज़ायर्स और हेट्रेड ही होगी। क्योंकि उन्होंने ये जो पोएम है आपकी 1920 के पे लिखी गई हुई है और 1920 में हमारे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑलरेडी डन हो चुका था, जिसका इफ़ेक्ट उन्होंने हमारे पोएट ने जो है और सोसाइटी में देखा और अपने आसपास एरिया में देखा, और जिसके कारण जिससे अफेक्टेड होकर उन्होंने ये पोएम कंपोज की। और उन्होंने ये बताया कि वर्ल्ड का जो डिक्लाइन, जो वर्ल्ड है हमारा, वो दोनों ही रीज़न से डिक्लाइन कर सकता है, फायर से भी और डिज़ायर से भी। क्योंकि फायर, जो लोगों की डिज़ायर्स हैं वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि वो कभी भी किसी दूसरों की वेलफेयर को नहीं देखेगा और अपने जो है अपने पोजीशन के लिए, अपनी वेलफेयर के लिए वो ऐसी एक्टिविटीज़ करेगा जिससे कि दूसरों को नुकसान हो। और इस तरह से हमारा जो अर्थ है वो सफ़र करेगा। और इसलिए हमारे जो पोएट है वो कहते हैं कि ये दोनों ही कंपोनेंट हमारे वर्ल्ड के डिस्ट्रॉयमेंट के लिए या हमारे वर्ल्ड के डिस्ट्रक्शन के लिए पर्याप्त है, सफिशिएंट है। Now those both components are the responsible for the destruction of the earth. Now here let us see the poetic devices in these lines. Some says and some says. You have seen here in the two lines those some says and some says repeated two times. Means the phrase is repeated in a stanza two times. So we will see here that is anaphora. जब आपकी phrase स्टैंजा की दो या दो से ज़्यादा लाइंस में रिपीट होता है तो वहाँ पर आपका आता है एनाफोरा. एंड द सेकेंड वन, सम सेज. You have seen here the S letter is repeated two times. S and S, world will, WW is repeated. So when the consonant letter at the beginning of the word is coming here, the same letter, so we will say here this is the use of alliteration. जब आपके कंसोनेंट लेटर दो शब्दों में या दो से ज़्यादा शब्दों में बार बार आए और पहले नंबर पर हो, मतलब वो वर्ड की स्टार्टिंग उसी कंसोनेंट से होगी, तो आपका यहाँ पे alliteration होगा. नाउ नेक्स्ट वन हियर you just see, I hold with those who favor fire. You have seen hold O, those O, who and favor. Here the vowel O is repeated too many times in the same line. When some vowels is repeated at the middle of the word in too many times, two or more than two times, there is a use of assonance. Now here you'll see here favor fire. F is repeated two times, it's alliteration. And now here, from what I have tasted of desire, I hold with those who fear fire. In those lines, no punctuation mark is used. कोई भी पंचुएशन मार्क नहीं यूज़ हुआ है और एक उसी बात के बारे में दूसरी लाइन को भी कवर किया गया है. डिज़ायर के बारे में ही इन्होंने दूसरी लाइन में भी दिया है विदाउट पंचुएशन मार्क. सो इट इज़ यूज ऑफ इंजैबमेंट. Now next one, you have seen here
No and no. Two times this word is repeated. It's a use of repetition also. And the next is there no and enough. It's also the use of assonance. So here I think now you have understood and one thing more. This is the use of imagery also. In this poem imagery and symbolism is used. क्योंकि जब भी हम इस पोएम को पढ़ते हैं हमारे माइंड के सामने एक पिक्चराइजेशन सा जो है हमारे माइंड में एक पिक्चर जो है वो क्रिएट होने लगती है. इट मीन्स इट्स अ यूज़ ऑफ इमेजरी. तो ये आपका डिवाइस बेस यहाँ पे यूज़ हुआ है. एंड पर्सोनिफिकेशन भी यूज़ हुआ है क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रक्शन का कारण उन्होंने आइस और अर्थ को डिस्ट्रक्टिव बनाया हुआ है. तो आइस और फायर जो है उन्होंने उसको डिस्ट्रक्टिव बताया हुआ है. इसलिए जो है ह्यूमन एक्टिविटीज़ को विनाशकारी जो है ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए शो किया गया है. सो हियर इज़ द यूज़ ऑफ पर्सोनिफिकेशन इज ऑल्सो. ओवरऑल this is use of symbolism and imagery. Now I think you have understood this poem. Again I am summarizing this poem. In this poem the poet is saying here, इस पोएम में पोएट हमारा कहता है कि कुछ लोगों का मानना है कि वर्ल्ड जो है हमारा वो फायर में एंड होगा, मतलब उसका जो अंत है वो डिज़ायर के कारण होगा. कुछ लोग का कहना है कि हमारा जो अर्थ है वो आइस के कारण डिस्टर्ब होगा, मतलब या तो हमारी पृथ्वी का तापमान बहुत बढ़ जाएगा तो जीवन नहीं यहाँ पे रह पाएगा, या तो उसका तापमान बहुत घट जाएगा तो जीवन नहीं रहेगा, या तो लोगों की इच्छाएं इतनी बढ़ जाएंगी कि वो इस पृथ्वी के अंत का कारण बनेगी, या तो जो है हेट्रेड इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि वो पृथ्वी के अंत का कारण बनेगी. यहाँ पे फिर हमारा पोएट कहता है कि जितना मैंने डिज़ायर को जाना है, क्योंकि कई जो हमारी फ्यूरी डिज़ायर होती है वो हमें कई बार विनाशकारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर देती हैं. तो यहाँ पे हमारा पोएट कहता है अगर जितना मैंने डिज़ायर को टेस्ट किया है तो मैं उन लोगों के साथ रहना चाहूँगा जो कि फायर को फेवर करते हैं, मतलब जो कि फायर के पक्ष में है कि फायर के कारण इस वर्ल्ड का अंत होगा. बट इफ़ आई हैड टू इट हैड टू पेरिश डिज़ायर. लेकिन अगर हमारी पृथ्वी का दूसरी बार भी नष्ट होना पड़ा तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट. तो मुझे लगता है कि जो हेट है, जो नफ़रत है, जो आइस है, वो भी एक पर्याप्त कारण बनेगी इसके डिस्ट्रक्शन का. एंड नाउ आई थिंक दिस पोएम यू हैव अंडरस्टूड दिस पोएम. नाउ नेक्स्ट पोएम इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.